भात बच्चों, आज हम हिंदी शिक्षण की जो पाठ्य योजना है उसका प्रारूप तैयार करेंगे, यानी कि हिंदी की पाठ्य योजना तैयार करेंगे। और हिंदी भाषा जो है उसमें हम 3 तरह की पाठ्य योजना आपको करवाते हैं, पद्य की, गद्य की और व्याकरण की। आज हम आपको गद्य की पाठ्य योजना कराएंगे, यानी कि हिंदी की जो पाठ्य योजना है, पाठ्य योजना नंबर 1 हम गद्य की इसमें हम गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना किस तरह से बनाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो गद्य शिक्षण कोई भी पाठ्य योजना जब हम बनाते हैं तो हमारी जो डायरी होती है, फाइल होती है, उसमें सबसे पहले का जो ऊपर का प्रारूप होता है वो हमारा इस तरह से होता है कि सबसे ऊपर जो औपचारिकताओं के रूप में हम वहाँ पर लिखते हैं पाठ्य योजना प्रारूप तैयार करने के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं विद्यालय का नाम। सबसे पहले क्या लिखते हैं? विद्यालय का नाम। इस तरह से किसी भी विद्यालय में जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप है या फिर आपका लेसन महाविद्यालय में प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर आप महाविद्यालय करेंगे, और विद्यालयों में आपका लेसन प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर आपका विद्यालय का नाम आएगा, यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट स्कूल। उसके बाद आता है छात्र अध्यापिका का नाम, छात्र अध्यापिका का नाम। इसके नीचे हम करते हैं कक्षा, कौन सी कक्षा का हमें लेसन तैयार किया है, चाहे वो कक्षा छठी है, 7वीं है, जो भी है आपकी, उस कक्षा में जिसका वो आपको लेसन देना है उस कक्षा का लेसन 7वीं क्लास का है तो 7वीं क्लास, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विषय। विषय क्या है? विषय आपका हिंदी है। हिंदी, अब आपको जो प्रकरण पढ़ाना है वो तो आपका जो भी आपका प्रस्तावना प्रश्न के बाद निकलता है, आपने माइक्रो टीचिंग में पढ़ा है, लेकिन आपकी जो दैनिक पाठ्य योजना है उसमें आपको प्रकरण को पहले ही लिख देना है, यानी कि प्रकरण। ये जो प्रकरण है, हम गद्य की किसी भी एक छोटा जादूगर पाठ है, कहानी है जयशंकर प्रसाद की, तो उसके बारे में हम प्रारूप तैयार कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर उस टॉपिक का नाम लिख देंगे, उस प्रकरण का नाम लिख देंगे। जैसे हमारा प्रकरण है यहाँ पर छोटा जादूगर, आपका जो भी होगा आप उसके ऊपर लिख सकते हो। छोटा जादूगर जो कहानी है उसके ऊपर हम यहाँ पर पाठ्य योजना तैयार करते हैं, ठीक है। अब इधर आपने इसके सामने लिखा है, अब आपको इधर से लिखना है, यानी कि प्रारूप के ऊपर जो औपचारिकताएं हैं उसमें यहाँ पर आपका विषय आ गया। अब यहाँ पर आप लिखोगे सेकंड लाइन में दिनांक, जिस दिन आपका लेसन प्रेजेंट होता है वो दिनांक आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आता है कालांश। कालांश कौन सा कालांश चल रहा है आपका? प्रथम है तो प्रथम, द्वितीय है तो द्वितीय, जो भी है आपका। इसके बाद आते हैं समयावधि। कहां से क्लियर हो गया? समयावधि जो है वो जो भी कितनी देर की होती है आपकी जो पाठ्य योजना होती है, वो पूरे पीरियड में पढ़ानी होती है एक लेसन, तो कितने से 30 से 35 मिनट की समयावधि होती है, उसको आप इस साइड में लिखेंगे 30 से 35। इसके बाद आता है आपकी विधा। आप किस विधा का लेसन यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हो या किस विधा को आप पढ़ाओगे, उस विधा का यहाँ पर, यानी कि आपकी जो छोटा जादूगर पाठ है, पाठ्य योजना है, वो किस विधा की है? गद्य विधा की, यानी कि कहानी है, तो उसको आप इस तरह से लिखोगे। इसके साथ वो जो औपचारिकताएं हैं वो सारी आप बंद कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर जो पेज है उसको आप यहाँ पर एक लाइन खींची होती है। अब यहाँ पर आपके जो शिक्षण उद्देश्य है उसके अंदर आप पढ़ाओगे, तो आप इसी तरह से एक अपनी जो नोटबुक है उसमें कॉपी का हाशिया बनाओगे, तो हाशिए के अंदर यहाँ पर आपका जो सबसे पहला पॉइंट है वो आएगा शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य के बाद जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो इस साइड में हाशिए का इस तरह से बनाना है कि आपके ये जो शिक्षण उद्देश्य ये छोटे होते हैं, आपकी जो ये लैंग्वेज बनती है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो बड़ा बनता है, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखेंगे।
अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखने के बाद आप यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे ताकि हम निरंतर अपने शिक्षण उद्देश्यों का प्रयोग कर सकें। सबसे पहला किसी भी पाठ को पढ़ाने या किसी भी शिक्षण को पढ़ाने के लिए हमारा सबसे पहला शिक्षण उद्देश्य होता है, आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि क्या शिक्षण के उद्देश्य ही होते हैं, शिक्षा जो होती है वो उद्देश्य तो होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका शिक्षण उद्देश्य जो आएगा वो आएगा ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में एक बच्चे को जब ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत हम पढ़ाते हैं तो बच्चे में क्या होता है, व्यवहारगत परिवर्तन होता है। और उसको हम कहेंगे कि बच्चा जो है वो उस विषय वस्तु से संबंधित जो ज्ञान है उसका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसलिए हमारी लैंग्वेज में हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है उसके अंतर्गत हमारे बहुत से शिक्षण उद्देश्य के पॉइंट आते हैं कि सबसे पहले जो बच्चा कोई भी लैंग्वेज पढ़ता है तो उसका ज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक के भी हमारे कई प्रकार आते हैं, यानी कि ज्ञानात्मक जो शिक्षण उद्देश्य है उसको भी हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला आता है भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। क्या आता है बेटा? भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि भाषा में तो भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। तो भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, और यहाँ पर बच्चे में व्यवहारगत परिवर्तन क्या आएगा कि छात्र जो विद्यार्थी जो है उसमें क्या होगा, विद्यार्थी जो भी विषय वस्तु है या भी जो भी भाषा तत्व है उसका क्या करेंगे, प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। यानी कि विद्यार्थी भाषा तत्वों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और प्रत्यास्मरण का अर्थ क्या होता है पता है आपको? प्रत्यास्मरण कर सकेंगे भाषा तत्व। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि विद्यार्थी भाषा तत्वों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेगा। प्रत्याभिज्ञान कर सकेगा। प्रत्याभिज्ञान का अर्थ क्या होता है? पहचान करना। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो पाठ योजना है उसका उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य यही होता है। लेकिन अपनी जो भाषा है उसके अंतर्गत भाषा तत्वों का ज्ञान भी किस तरह से बच्चा करता है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि जो अपना ये पॉइंट है ए नंबर का, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, इसके अंदर बहुत से पॉइंट आते हैं। सबसे पहला होता है उच्चारण। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने में सबसे पहला पॉइंट आएगा उच्चारण। उच्चारण में क्या आएगा कि बच्चा जो भी पाठ पढ़ेगा, जो भी कहानी पढ़ेगा, जो भी विषय के अंतर्गत विषय वस्तु को पढ़ेगा उसके अंदर वो क्या करेगा, उच्चारण का क्या करेगा, विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण करेगा। यानी कि ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में क्या आएगा कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है उसमें भाषा के जो भी रूप है, छोटा जादूगर पाठ है, उस पाठ में आए जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का क्या करेगा, शुद्ध उच्चारण करेगा। या कहे कि सही या शुद्ध उच्चारण कर सकेगा। इसके बाद हमारी इसके बाद के जो पॉइंट आता है वो आता है वर्तनी। वर्तनी का मतलब क्या होता है बताओ? वर्तनी का मतलब बता सकते कोई? नहीं, वर्तनी ओनली, वर्तनी का अर्थ क्या होता है? वर्तनी क्या होती है? जो भी लिखावट होती है उसके लिए आता है वर्तनी। वर्तनी का अर्थ होता है यहाँ पर बच्चा जो है उस पाठ में आए शब्दों का या कहें कि कठिन शब्दों का शुद्ध रूप में लिख सकेगा। ठीक है, वर्तनी यानी कि लिखावट ही तो होती है, तो पाठ में आए कठिन शब्दों की शुद्ध वर्तनी कर सकेगा। तीसरा पॉइंट अपना आता है यहाँ पर कठिन शब्द, क्योंकि लैंग्वेज में कठिन शब्द तो आते ही है, तो कठिन शब्दों के अर्थ को समझ सकेगा। छात्र जो है वो छोटा जादूगर, अगर हमारा पॉइंट छोटा जादूगर प्रकरण है या आपका कोई भी प्रकरण है, बचपन है या चूड़ी वाला है या लाख की चूड़ी है, ये जो होता है उसके हिसाब से कहा जाएगा कि छोटे जादूगर पाठ में आए कठिन शब्दों को समझ सकेगा और उन कठिन शब्दों का अर्थ भी जान सकेगा। ये हमारे ज्ञानात्मक के शिक्षण उद्देश्य हैं। इसके बाद इसी ज्ञानात्मक में जो है, ज्ञानात्मक का जो अगला पॉइंट आता है, इसमें पहला आया था अपना उच्चारण, दूसरा आया था वर्तनी और फिर आया था कठिन शब्दों को समझ सकना। इसके बाद आता है अपना नवीन शब्द रचना।
ये भाषा की बहुत बड़ी विशेषता है कि वहाँ पर बच्चा क्या करता है, नवीन शब्दों का, नवीन शब्द रचना। ये अपना ज्ञानात्मक का ही पॉइंट चल रहा है बेटा। ज्ञानात्मक जो है वो मेन पॉइंट है, और उसके बाद अपना आया था भाषा से संबंधित। तो ए पॉइंट का जो भाषा संबंधित पॉइंट है उसके अंतर्गत अपना चौथा पॉइंट आ रहा है नवीन शब्द रचना। जब कठिन शब्द आए तो हमने पद्य पाठ में बच्चों को नवीन शब्द रचना करनी सिखाते हैं। जैसे हमने शब्द का अर्थ भी बताया, उसकी विधि बताई, उसकी प्रविधि बताई, और उसको वाक्यों में प्रयोग करना बताया। वहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, विद्यार्थी पाठ में आए कठिन शब्दों की शब्द रचना को विद्यार्थी छोटे जादूगर, या फिर जो भी आपका प्रकरण है, छोटे जादूगर पाठ में आए कठिन शब्दों से नवीन शब्द रचना कर सकेगा। ठीक है, तो शब्द नवीन शब्द रचना कहाँ होती है, जब हम किसी भी वर्ड का क्या करते हैं, मीनिंग भी बताते हैं, उसमें विधि प्रविधि का प्रयोग करके उसको वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तो वहां पर बच्चा नवीन शब्द रचना कर सकता है। इसके बाद जो ज्ञानात्मक का भाषा तत्वों के बाद आता है हमारा वे पॉइंट। वे पॉइंट आता है यहाँ पर विषय वस्तु का, क्या आएगा बेटा, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। और विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त मतलब कि जो भी पाठ हमारे जिस पाठ को पढ़ाएंगे उस पाठ का कि क्या विषय वस्तु है, विषय वस्तु यानी कि उस पाठ का मूल क्या है, उस पाठ की शिक्षा क्या है, उसका ज्ञान विद्यार्थी कर पाएगा इस पाठ योजना, इस पाठ के माध्यम से। यानी कि अपना जो छोटा जादूगर पाठ है, तो यहाँ पर हमारी लैंग्वेज बनती है कि विद्यार्थी छोटे जादूगर पाठ की विषय वस्तु को समझ सकेगा। यहाँ पर हमारा ज्ञानात्मक जो शिक्षण उद्देश्य है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अगला पॉइंट अपना आएगा वो आएगा लैंग्वेज का अगला जो शिक्षण उद्देश्य है वो आता है अर्थ ग्रहण। यानी कि सेकंड नंबर पे जो शिक्षण उद्देश्य आएगा वो है हमारा अर्थ ग्रहण। अब अर्थ ग्रहण का मतलब जो भी पाठ की विषय वस्तु है उसका यहाँ पर आपके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन चल रहे हैं और यहाँ पर आपका उद्देश्य चल रहे हैं, शिक्षण उद्देश्य चल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो उसका सेकंड पॉइंट आता है अर्थ ग्रहण। अब हम किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी पाठ को पढ़ते हैं तो अर्थ ग्रहण किस प्रकार से करते हैं, या तो हम उस पाठ को सबसे पहले हम सुनते हैं। तो यहाँ पर अर्थ ग्रहण का मतलब यह है कि हमने जो पाठ पढ़ाना है उसमें बच्चों का अर्थ ग्रहण किस प्रकार से करें, या तो वो बच्चे सुनकर अर्थ ग्रहण करते हैं या फिर पढ़कर अर्थ ग्रहण करते हैं। यानी कि अर्थ ग्रहण जो होता है वो भी दो तरह से होता है। पहला होता है यहाँ पर सुनकर अर्थ ग्रहण करना, यहाँ पर हमारी लैंग्वेज बनेगी सुनकर अर्थ ग्रहण करना। और एक दूसरा पॉइंट अपना यहाँ पर बनेगा अर्थ ग्रहण का पढ़कर। सबसे पहले हमारे जो वाचन के स्केल होते हैं उसमें हम कोई भी हो पहले पढ़ता है, नहीं सॉरी पहले सुनता है। तो सबसे पहला इसमें फायदा हो गया कि हमें सुनकर अर्थ ग्रहण होगा पाठ योजना। बच्चा जो भी पाठ, तो यहाँ पर हमारी लैंग्वेज होगी कि विद्यार्थी छोटा जादूगर पाठ की विषय वस्तु को सुनेगा तो उसका अर्थ ग्रहण सुनकर कर रहा है। तो यहाँ पर विद्यार्थी छोटा जादूगर पाठ की विषय वस्तु का ज्ञान सुनकर अर्थ ग्रहण कर रहा है, ज्ञान नहीं सुनकर अर्थ ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर तो सुनकर हो गया, और दूसरा पॉइंट जो है वो किससे होगा, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो पढ़कर अर्थ ग्रहण करता है विद्यार्थी, तो हम यहाँ पर लैंग्वेज बनाएंगे कि विद्यार्थी छोटा जादूगर पाठ की विषय वस्तु को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर रहा है। भाई क्या अर्थ है उसमें, क्या शिक्षा है, क्या मूल है, उसका बच्चा यहाँ पर अर्थ ग्रहण कर रहा है। आ गया समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो अपना तीसरा शिक्षण उद्देश्य जो है वो कौन सा आएगा, अभिव्यक्ति। अब अभिव्यक्ति जो होती है, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है बेटा,
यहाँ पर आपके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन यानी कि छात्र में उससे कौन से परिवर्तन होते हैं वो लैंग्वेज आएगी। तो तीसरा पॉइंट, तीसरा शिक्षण उद्देश्य आपका है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है बेटा कि किसी भी चीज को व्यक्त करना, जो ज्ञान आपने लिया उसको व्यक्त कर सकते हो। तो अभिव्यक्ति भी हम दो प्रकार से ही करते हैं। कोई भी किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी पाठ को पढ़ा तो अभिव्यक्ति भी बच्चा दो ही प्रकार से करता है। कैसे करता है बताओ? या तो शुद्ध बोलकर अभिव्यक्ति करेगा या फिर शुद्ध लिखकर। शुद्ध बोलकर अभिव्यक्ति करना या फिर कहें कि शुद्ध लिखकर। और सबसे पहला बच्चा क्या करता है? शुद्ध बोलकर ही करता है। और तीसरा उसके बाद क्या करता है? शुद्ध लिखकर करता है। यहाँ पर ये जो कार्य होता है वो मौखिक में हो रहा है और यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो लिखित में हो रहा है। तो शुद्ध बोलकर या फिर शुद्ध लिखकर अभिव्यक्ति करेगा। विद्यार्थी छोटे जादूगर पाठ की विषय वस्तु का उचित आरोह अवरोह से यानी कि उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए ही वाचन करेगा, अभिव्यक्त करेगा, तो वो शुद्ध बोल सकेगा। आ गए समझ में? तो यहाँ पर हमारी लैंग्वेज बनेगी कि विद्यार्थी छोटा जादूगर पाठ की विषय वस्तु का उचित आरोह अवरोह, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए क्या कर रहा है? वाचन करेगा। शुद्ध बोलकर कर रहा है ना। तो और यहाँ पर क्या करेगा? जब बच्चा कोई लेख लिखेगा तो वो वहाँ पर उन विराम चिन्हों का प्रयोग करेगा। जहाँ पर भी उतार चढ़ाव होगा तो अल्प विराम और पूर्ण विराम का प्रयोग लिख कर करेगा। आ गया समझ में? इसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है अपना, वो आता है, चौथा जो शिक्षण उद्देश्य है वो क्या है? सॉरी बेटा, अभी एक वो रह गया, कौशलात्मक। कौशलात्मक, कौशल का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य को करने की दक्षता आना, दक्षता, क्षमता। जब हम किसी कार्य को करने की पूर्ण क्षमता हमारे अंदर विकसित हो जाती है तो वहाँ पर हम उस कार्य को करने का कौशल अर्जित कर चुके हैं। हमने माइक्रो का कौशल अर्जित कर लिया तो हम मैक्रो बना सकते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि आपने माइक्रो किया है तो मैक्रो समझ में आ जाता है, क्योंकि आपने माइक्रो किसी भी प्रकरण पे बना सकते हो। तो कौशल का मतलब होता है कि कार्य को कर सकने की क्षमता विकसित करना। तो यहाँ पर हमारी जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा? कौशलात्मक शिक्षण उद्देश्य है। तो उस पाठ योजना का क्या उद्देश्य है कि जो भी विद्यार्थी इस पाठ को पढ़ेगा वो पाठ के बारे में जान सकेगा या फिर क्या कर सकता है? बच्चा, यहाँ पर हमारी लैंग्वेज बनेगी कि विद्यार्थी, जैसे जो भी प्रकरण है, जो भी पाठ है, विद्यार्थी छोटा जादूगर पाठ हो या फिर कहे कि कोई भी गद्य पाठ हो, उसमें शुद्ध बोलना और शुद्ध लेख लिखने में का कौशल अर्जित कर चुका है। क्योंकि कौशल कब होगा? जब वो कार्य करने में दक्षता हासिल कर लेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसका शुद्ध वाचन कर सकता है या शुद्ध लेख लिख सकता है। क्या कर सकता है? कि बच्चा छोटा जादूगर पाठ की विषय वस्तु के बारे में या फिर कहें कि गद्य शिक्षण के किसी भी गद्य पाठ का सुंदर लेख किसी भी गद्य पाठ का की लेख लिख सकता है या लेख लिख सकेगा या फिर कहेंगे कि उसका शुद्ध उच्चारण कर सकेगा। क्योंकि अब उसने इस पाठ को पढ़ लिया है तो ये दक्षता उसके अंदर आ चुकी है। आ गए समझ में? इसके बाद आता है अपना अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट आता है अभिरुचि। और अभिरुचि का मतलब क्या होता है कि उस बच्चे को इस कार्य में करने की जो रुचि है वो विकसित हो चुकी है। जैसे उसने छोटा जादूगर गद्य पाठ को पढ़ा, उस कहानी को पढ़ा, तो उससे संबंधित अन्य कहानी को पढ़ने की भी रुचि उसमें विकसित होगी। यहाँ पर हम कहेंगे कि विद्यार्थी जो है वो विद्यार्थी गद्य पाठ को पढ़ने में रुचि दिखाएगा। गद्य पाठ को पढ़ने में क्या कर रहा है?
अपनी रुचि दिखा रहा है, यानी कि कहे कि विद्यार्थी गद्य पाठ को या फिर अन्य किसी गद्य कहानी को पढ़ने की रुचि विकसित कर सकेगा। कहानी को पढ़ने में रुचि उत्पन्न कर सकेगा। जब भी उसको इस तरह की कोई कहानी दिखाई देगी तो वो उसको पढ़ने की रुचि विकसित हो चुकी है और वो उसमें को पढ़ने की रुचि दिखाएगा, उसको पढ़ पाएगा। ठीक है, इसके साथ अगला पॉइंट आता है छठा, शिक्षण उद्देश्य क्या आएगा? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है कि वो किसी उसमें ऐसी प्रवृत्ति विकसित हो जाती कि जैसे छोटा जादूगर पाठ पढ़ा तो वो उस तरह की जहाँ भी कोई रचना दिखता है उस रचना को फिर से पढ़ने की या उसमें रुचि दिखाने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पर बच्चे के अंदर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा कि विद्यार्थी छोटे जादूगर पाठ से संबंधित उस गद्य विधा में कहीं पर भी जब दिखाई देगी तो वो उसको पहचान सकेगा और उसको याद कर सकेगा, उसका अच्छे से वाचन कर सकेगा या उसको अच्छे से लेख लिख सकेगा। इस तरह का जब वो प्रवृत्ति उसमें बार बार आती है तो आदतन अभिवृत्ति कौशल विकसित, अभिवृत्ति शिक्षण उद्देश्य विकसित हो सकता है। ठीक है, ये थे अपने शिक्षण उद्देश्य। इसके बाद आते हैं यहाँ का जो आपका उद्देश्य का जो प्रारूप था वो कंप्लीट हो गया है और अब हम आते हैं पाठ योजना के सेकंड प्रारूप पे। वहाँ पर हम सबसे पहले करवाते हैं इस शिक्षण उद्देश्य के बाद इसको हम, अब आता है पहला पॉइंट सहायक सामग्री। शिक्षण उद्देश्य के बाद अगला पॉइंट अपना आएगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम एक पाठ को प्रस्तुत करने के लिए किस किस सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं? कक्षा में जब हम पढ़ाते हैं तो किस किस का प्रयोग करते हैं बेटा? श्वेतवर्तिका। श्वेतवर्तिका किसको कहते हैं? यानी कि चौक का प्रयोग करते हैं, श्वेत वर्तिका। और फिर और किसका करते हैं? झाड़न किसको कहते हैं? डस्टर का प्रयोग करते हैं। प्रतिमान यानी कि मॉडल का, ये विशिष्ट सामग्री में आता है आपका, प्रतिमान का प्रयोग करते हैं। और लपेट फलक यानी कि आपका जो लपेट फलक है ब्लैक कलर का, उसका लपेट फलक, उसका प्रयोग करते हैं। लपेट फलक पर या सांपट पर पढ़ाने के लिए हम संकेतक का प्रयोग करते हैं। चार्ट और आपका जो प्रतिमान है उसको हम विशिष्ट सामग्री के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ पाठ्य पुस्तक का, लैंग्वेज में हमेशा पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जाता है। कोई भी पाठ चाहे गद्य का हो चाहे पद्य का, हम उसको पाठ्य पुस्तिका से पढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तिका, इसके माध्यम से हम शिक्षण करवाते हैं। ये अपने क्या थे? सहायक सामग्री थी किसी भी पाठ को प्रस्तुत करने के लिए। अब आता है आपका अगला पॉइंट विधि प्रविधि। विधि प्रविधि में हम लैंग्वेज में किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं बताओ? सबसे पहले प्रश्नोत्तरों का प्रयोग करते हैं ना पाठ योजना को पढ़ाने के लिए। प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से ग्रामर में भी और बहुत सी विधियों का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, वाचन विधि अपने आप जब पाठ्य पुस्तक के माध्यम से वाचन करवाते हैं तो वहाँ पर वो वाचन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से हम बहुत सी विधि, 2-3 विधियों का पाठ योजना के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट पूर्व ज्ञान। जो भी पाठ पढ़ाते हैं उस पाठ से संबंधित सामान्य जानकारी बच्चे को पहले से ही रहती है। ठीक है, जैसे छोटे जादूगर पाठ पढ़ाया तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि बच्चा छोटे जादूगर पाठ से संबंधित सामान्य जानकारी रखता है। विद्यार्थी जो है वो यहाँ पर अब हमारी लैंग्वेज बनेगी कि विद्यार्थी छोटा जादूगर पाठ से संबंधित
पाठ से संबंधित सामान्य जानकारी रखता है, क्योंकि वो पाठ इस तरह के जिस स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ रहा है उस हिसाब से वो पाठ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, सामान्य जानकारी रखता है। आ गए समझ में? इसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन का पहला तरीका, यानी कि प्रस्तावना। अब आपको पाठ कक्ष में प्रस्तुति देनी है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको प्रस्तावना प्रश्न पूछने पड़ते हैं। और ये आपका क्या होता है, यहाँ पर इसी तरह से जैसे आपने माइक्रो में की थी उसको इस तरह से एक टेबल के माध्यम से आप प्रस्तुत कर सकते हो। पहले यहाँ पर आती है आपकी क्रम संख्या, यानी क्वेश्चनों की क्रम संख्या, प्रश्नों की जो क्रम संख्या वो कितनी है। इसके बाद आती है आपकी, अगर आप छात्र अध्यापिका हो तो छात्र अध्यापिका क्रिया, आपकी क्रिया आएगी इसके अंतर्गत, ठीक है। और बच्चों के यहाँ पर क्या आते हैं आपके, ये बिल्कुल आपकी माइक्रो की तरह होगी, यहाँ पर छात्र क्रिया आएगी, ठीक है। और अब आप यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे भी आपका पाठ है, जैसे हमारा छोटा जादूगर पाठ है, तो हम यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न पूछ ले, ये प्रश्न संख्या 1 होगी हमारी, कि हम किस देश में, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, तो किसी बच्चे ने कहा हिंदी, या फिर पहला क्वेश्चन आ जाए कि हम किस देश में रहते हैं, तो ये प्रश्न आपका यहाँ पर आएगा कि हम किस देश में रहते हैं, और इसका आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा कि किस देश में, भारत में। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हिंदी। तो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी में हम कितनी विधाओं का अध्ययन करते हैं, या 3 विधाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 विधाएं कौन कौन सी, चौथा क्वेश्चन आपका बन रहा है। इसी प्रकार से आप कह दो कि गद्य, पद और व्याकरण। फिर हम कहेंगे कि व्याकरण में, जैसे आप ग्रामर पढ़ा रहे हो तो पूछ रहे हो व्याकरण में हम किन किन विधाओं को पढ़ रहे हैं, व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो बच्चे कहेंगे संज्ञा सर्वनाम के बारे में। तो संज्ञा के बारे में आप क्या जानते हो, तो वो आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बन जाता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर पूछ सकते हैं कि हिंदी के मुख्य कवि, हिंदी भाषा के, अगर हमारा यहाँ पर हम छोटा जादूगर पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से हम अपनी लैंग्वेज बनाएंगे। तो वहाँ पर आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो समस्यात्मक होगा। जैसे यहाँ पर आ जाएगा कि हिंदी के कुछ कवियों के नाम बताओ, तो कोई कहेगा जयशंकर प्रसाद, कोई कहेगा महादेवी वर्मा। तो फिर आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा कि जयशंकर प्रसाद की किसी एक कहानी का नाम बताओ, तो वहाँ पर बच्चे कहेंगे छोटा जादूगर, और छोटा जादूगर पाठ के बारे में आप क्या जानते हो। ये हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो समस्यात्मक प्रश्न जो है वो हमारा लास्ट होगा, और उसी वो समस्यात्मक प्रश्न हमारे प्रकरण पर निकलता है। तो प्रकरण वहाँ पर हम सीधे रखेंगे शामपट पे कि आज हम छोटा जादूगर पाठ के बारे में पढ़ाएंगे। और इसके बाद हमारी जो हमारी जो प्रस्तावना हो लेती है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है पाठ्य योजना का उद्देश्य कथन। और उद्देश्य कथन होता है पाठ्य योजना का 5वां समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अच्छा बच्चों, आज हम छोटा जादूगर पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। या बच्चों, आज हम कक्ष में छोटा जादूगर कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद रचित छोटा जादूगर पाठ के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करें, ठीक है। इसके साथ ही हम अपना श्यामपट पर अपना प्रकरण लिख देंगे, ठीक है। और फिर हम पाठ को पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रस्तुतिकरण में हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाएंगे, लेकिन पाठ्य योजना में आगे क्या बनाना है वो हमारा प्रस्तुतिकरण से शुरू होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण, डायरी में यहाँ पर हमारी मेन हेडिंग होगी प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण के बाद हिंदी पाठ्य योजना को मैंने 3 पार्टों में ही डिवाइड करती हूँ। पहला है आपका जो उद्देश्य कथन, या कहे कि शिक्षण बिंदु भी कह सकते हैं इसको।
प्रस्तुतिकरण में यहाँ पर आपके यहाँ पर हमारे लैंग्वेज में उद्देश्य चलते हैं, तो बेटा हम उसको उद्देश्य कथन कह सकते हैं, या जैसे कि दूसरी पाठ्यक्रम में हम इसको शिक्षण बिंदु कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य कथन इधर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी छात्र अध्यापिका क्रिया आती है, छात्र अध्यापिका क्रिया, और इधर क्या आ जाता है, छात्र क्रिया। ठीक है, दो ही कॉलम में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने विधि और श्यामपट्ट का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो लास्ट में अलग से उसका पॉइंट बढ़ा देते हैं। यहाँ पर पाठ योजना मैं इन 3 ही लाइनों में करवाती हूँ। ठीक है, छात्र अध्यापिका क्रिया वाला जो इसमें स्पेस ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करवाते हैं बच्चों से, लैंग्वेज में हमेशा अगर गद्य पाठ की कहें तो वहाँ पर आदर्श वाचन करते हैं। जो भी पाठ्य पुस्तक होती है, एक बार देना बेटा, जो अगर मान लो ये आपकी पाठ्य पुस्तक है तो इस पाठ्य पुस्तक को पकड़ने का तरीका आपका ये होता है कि आपकी 3 उंगलियां यहाँ पर होती हैं और बुक आपके इस तरह से रहती है, न कि इस तरह से और न ही इस तरह से ना। तो 12 इंच की दूरी पर आपकी पाठ्य पुस्तक होगी और आप पाठ का, गद्य पाठ का हम यहाँ पर वाचन करवाते हैं। तो वाचन करवाते टाइम ये देखना रहता है कि बच्चे पाठ में रुचि ले रहे हैं कि नहीं, बच्चे कक्ष में सक्रिय है या नहीं, कोई बच्चा सो तो नहीं रहा है। ठीक है, प्रेजेंट करने का यानी कि प्रस्तुति करने का तरीका ये होता है कि आप पाठ का उचित आरोह अवरोह से उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। और आदर्श वाचन कौन करेगा, अध्यापक करेगा, छात्र अध्यापिका करेगी। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बनता है आदर्श वाचन। यहाँ पर लैंग्वेज बनती है आदर्श वाचन, जो आपकी मेन पॉइंट हो गया। और यहाँ पर आपका, आप चाहे तो आप इसको यहाँ पर जैसे लिख सकते हो, क्योंकि वाचन अध्यापिका करती है और छात्र क्या करते हैं, सुनकर अर्थ ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सुनकर अर्थ ग्रहण हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर उद्देश्य कथन के अंतर्गत लिखेंगे और आदर्श वाचन यहाँ पर लिखेंगे। और इसकी लैंग्वेज यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि छात्र अध्यापिका उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पाठ का वाचन, आदर्श वाचन करेगी। आ रहा है समझ में? आदर्श वाचन बुक से करना होता है, पाठ्य पुस्तक से करना होता है, तो उस पाठ का वाचन छात्र अध्यापिका करेगी। और ये क्रिया तो छात्र अध्यापिका क्रिया में आ गया। और इसके बाद छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब अध्यापक यहाँ पर वाचन करवा रहा है तो छात्र क्या कर रहा है, आराम से सुन रहा है। तो यहाँ पर कहेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आता है आदर्श वाचन हो लिया, यानी कि छात्र अध्यापिका ने यहाँ पर पाठ का वाचन करवा दिया है। इसके बाद छोटी कक्षाओं में आपने कभी सुना, आगे बच्चों से भी पाठ्य पुस्तक को पढ़वाया जाता है, जो होता है अनुकरण वाचन। तो पाठ्य योजना में बनाने का जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर आएगा आपका अनुकरण वाचन। अब छात्र अध्यापिका क्या करेगी, जो बच्चे बैठे हुए हैं उन बच्चों को कहेगी कि भाई पूजा आप पढ़ो इस पाठ को। तो बच्चा वहीं पर जहाँ पर मैडम ने वाचन करवाया था वहाँ से वाचन करेगा, उस पाठ को पढ़ेगा। तो वो होता है अपना अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन कब होता है, आदर्श वाचन के बाद। अनुकरण वाचन किसके द्वारा होता है, छात्राओं के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि आदर्श वाचन हमेशा अध्यापक या अध्यापिका करवाती है और अनुकरण वाचन उसके बाद, यानी कि अपना प्रश्न बनता है कि अनुकरण वाचन कब किया जाता है, आदर्श वाचन के बाद। जब छात्र अध्यापिका पाठ को पढ़ा लेती है उसके बाद वो किसी भी छात्र को खड़ा करके पाठ को पढ़वाएगी। तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी कि यहाँ पर छात्र, निर्देशित छात्र जो होता है उसको मैडम क्या करेगी, आदेश देगी कि यहाँ पर पाठ का वाचन करवाएंगे। किससे, यहाँ पर आएगा कि छात्र अध्यापिका छात्रों को निर्देश देगी, अनुकरण वाचन का निर्देश देगी। तो यहाँ पर लैंग्वेज होगी छात्र अध्यापिका अब छात्रों को अनुकरण वाचन का आदेश देगी। और यहाँ पर छात्र क्रिया में क्या आएगा कि निर्देशित छात्र जो है वो पाठ का वाचन
करेंगे। निर्देशित छात्र उस पाठ को पढ़ेगा, वो 1, 2 या 3 बच्चों से भी पढ़वा सकते हैं, एक भी बच्चे से पढ़वा सकता है। तो इस प्रकार से पाठ का अनुकरण वाचन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि जब छात्र ने अनुकरण वाचन किया तो वहाँ पर जो छोटी कक्षाएं होती हैं वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अस्तुतियाँ करते हैं। ठीक है, ये छात्र क्रिया है आपकी। तो छात्र क्रिया और यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्रिया, लेसन बनाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, उद्देश्य कथन, और यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्रिया, यहाँ पर छात्र क्रिया। तो इसके बाद जब बच्चों ने अनुकरण वाचन किया तो कुछ बच्चों ने अशुद्धियाँ की, उच्चारण सही नहीं किया, इसीलिए तो मैडम ने करवाया था कि भाई उनका उच्चारण सही हो। जो मैंने पढ़ाया उसके पीछे आपने पढ़ा तो वो अनुकरण वाचन हुआ, लेकिन बच्चे छोटे थे और उन्होंने पाठ पढ़ने में कुछ अशुद्धियाँ की। तो अब मैडम क्या कराएगी, अब मैडम उसका अशुद्धि संशोधन कराएगी। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारे इस अशुद्धि संशोधन, ये अशुद्धि संशोधन कब होता है बेटा, अशुद्ध शब्द बोलते हैं। जब बच्चों ने अनुकरण वाचन किया तो उसमें कुछ शब्दों का उन्होंने उच्चारण सही नहीं किया, तो यहाँ पर छात्र अध्यापक क्या कराता है, उनका संशोधन करता है, उनकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर करता है कि, और वहाँ पर आपकी लैंग्वेज बनेगी कि बच्चों आप पढ़ाते टाइम आप कहोगे बेटा आपने कुछ शब्दों के उच्चारण जो है वो अशुद्ध किए हैं, जैसे आपने एक शब्द निकाला तो यहाँ पर लैंग्वेज बनेगी कि निर्देशित छात्र ने जो उच्चारण किया था उसके बारे में, कि यहाँ पर छात्र अध्यापिका अशुद्धि पाठ में आई या पाठ में आए, या कह सकते हैं कि छात्र द्वारा किए गए उच्चारण की अशुद्धियों का संशोधन श्यामपट्ट पर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक श्यामपट्ट का जो पीस है वो लगेगा कि भाई इसमें जितने भी वर्ड बच्चे ने अशुद्धियाँ की थी वो हम अब यहाँ पर लिखेंगे अशुद्ध और शुद्ध, ये श्यामपट्ट लगेगा, यहाँ पर श्यामपट्ट होगा बेटा ना। तो यहाँ पर हम जैसे कुछ शब्द बच्चे ने, जैसे बेटा आपने बोला था शब्द, लेकिन ये क्या होता है शब्द, इसको इस तरह से बोलते हुए बच्चों को हम इस तरह से सारी समस्या का समाधान करेंगे। क्या क्या वर्ड आपने किस किन शब्दों को गलत बोला था उनको हम यहाँ पर संशोधित करके दिखाएंगे। ठीक है, इससे अगला नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है हमारी पाठ योजना का वो बनता है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण, काठिन्य निवारण क्या होता है बेटा, कठिन शब्दों का निवारण करना। जो लैंग्वेज में जो पाठ योजना जो श्यामपट्ट कार्य होता है वो आपका इन 2 पॉइंटों के माध्यम से शुरू होता है। पहला अशुद्धि संशोधन और दूसरा होता है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण का मतलब होता है कि इसमें आएगा कि पाठ में आए कठिन शब्दों को मैडम विभिन्न विधि प्रविधियों के माध्यम से समझाएगी। कहने का अर्थ है कि पाठ में आए कठिन शब्दों का निवारण करेगी मैडम। छात्र अध्यापिका जो है इसकी लैंग्वेज बनेगी कि छात्र अध्यापिका पाठ में आए कठिन शब्दों को विभिन्न विधियों के माध्यम से समझाएगी। कहाँ पर समझाएगी, श्यामपट्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा एक श्यामपट्ट का पीस लगता है बड़ा वाला, जिसमें हम क्या क्या लिखेंगे, श्यामपट्ट जो होगा उसमें हम लिखेंगे, एक साइड में आपका आ जाएगा शब्द, यहाँ पर आपका आ जाएगा श्यामपट्ट के ऊपर शब्द, अर्थ, अर्थ, विधि और यहाँ पर लास्ट पॉइंट होगा आपका ये बड़ा, इसका कॉलम बड़ा रखना वाक्य प्रयोग, क्योंकि वाक्य प्रयोग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो श्यामपट्ट में इस तरह से उस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों का, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि जैसे एक शब्द आया दिवस, तो दिवस शब्द है एक पाठ में आया, उस दिवस का क्या अर्थ होता है, दिन। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बच्चों को बोलते हुए हम श्यामपट्ट पर लिखेंगे कि बच्चों दिवस का अर्थ होता दिन, और दिन क्या है, दिन जो है वो विलोम है किसका, रात का, विलोम है रात का। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, और या फिर हम इस तरह से रात का विलोम है। उसके बाद हम इसको वाक्यों में प्रयोग करेंगे।
गणतंत्र दिवस पर परेड निकाली जाती है, तो फिर वहाँ पर दिवस शब्द को हम यहाँ पर रेखांकित कर सकते हैं। इस तरह से हमने जो भी वर्ड, जो भी शब्द लिए हैं, जिनका कठिन शब्द लिए हैं, उनको हम यहाँ पर वाक्य प्रयोग में करेंगे। तो इसी प्रकार से आपके जितने भी आपके 1, 2, 3 जितने भी 7, 8 जितने भी आपके कठिन शब्द पाठ में आते हैं, उनको आप इन विधि प्रविधियों के माध्यम से नवीन शब्द रचना के माध्यम से आप बच्चों को समझा सकते हो, श्यामपट्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट चल रहा था, क्या चल रहा था? काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण के सामने हमारा जो श्यामपट्ट लगेगा, जिसमें हमारी इस तरह के मीनिंग होंगे और जिसकी लैंग्वेज होगी कि मैडम नवीन शब्द रचना, कठिन शब्दों के माध्यम से नवीन शब्द रचना करके छात्रों को समझाएगी। आ गए समझ में? अब इतना प्रेजेंट होने के बाद फिर क्या आता है बेटा? आपकी पाठ योजना का प्रारूप उसी प्रकार से चल रहा है। ये छात्र क्रिया, छात्र अध्यापिका क्रिया और उद्देश्य कथन। यहाँ पर अपना अगला पॉइंट आता है बोध प्रश्न। जो पाठ हमने अब तक पढ़ा दिया है, उस पाठ के सॉरी बेटा, जब मैडम श्यामपट्ट कार्य करवाती है पर कठिन शब्दों का सॉल्यूशन करके दिखाती है, तो छात्रों को छात्र क्या करते रहते हैं उस टाइम? पहले तो उसको समझेंगे, उसके बाद छात्र अध्यापिका बच्चों को निर्देश देती है कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, यहाँ पर लैंग्वेज बढ़ती है नवीन शब्द रचना के अंतर्गत, कि छात्र जो है वो विद्यार्थी, छात्र क्रिया में आता है कि छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में उनको उतारते हैं। तो उस टाइम मैडम क्या करती हैं? उन बच्चों का निरीक्षण करती है। जैसे हम कहें कि यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पर चलेगा, लिखित व निरीक्षण कार्य। ये कार्य भी यहाँ पर ही होता है। जब श्यामपट्ट कार्य करवाती है, लिखित व निरीक्षण और लिखित और निरीक्षण कार्य नहीं कि वो छात्र अध्यापिका ने तो बच्चों को आदेश दे दिया कि आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में इसको नोट करो, इस श्यामपट्ट कार्य को, तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा कि छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिखेंगे। अब अध्यापिका वहाँ से भी देख सकते हैं और कक्षा में घूमकर भी बच्चों का निरीक्षण कर सकते हैं कि कौन बच्चा लिख रहा है और कौन बच्चा सही लिख रहा है और कौन गलत लिख रहा है। तो वो होता है लिखित एवं निरीक्षण कार्य। ठीक है, कौन सा पॉइंट हो गया? इसके बाद ये कार्य होने के बाद फिर आता है आपका बोध प्रश्न। यहाँ पर आपकी जो इसके बाद आएगा आपका बोध प्रश्न। अब मैडम ने जो पाठ पढ़ाया था अब तक, उस पाठ से संबंधित 1 या 2 या 3 प्रश्न पूछ सकती है। यहाँ पर आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, बोध प्रश्न जो है वो आपका मेन पॉइंट होगा। और इस पाठ में बोध प्रश्न कौन से होते हैं बेटा? जो पढ़ाया जाता है उसके तुरंत बाद पूछने के, इनकी बच्चों को जो पढ़ाया गया उसका उन्होंने बोध हुआ या नहीं हुआ, तो वो बोध प्रश्न यहाँ पर पाठ से अभी जो विषय वस्तु पढ़ाई है उसके बारे में ही पूछा जाता है, वो बोध प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में से आए 1 या 2 3 क्वेश्चन आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें कहते हैं कि छोटा जादूगर का क्या स्वभाव था, तो इस तरह से वहाँ पर इस पाठ में जो पढ़ाया गई विषय वस्तु के ही आंसर आएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है आपका मौन पठन। मौन पठन क्या होता है पता है? मौन पठन जो होता है वो हमेशा गद्य विधा में ही होता है। ध्यान रहे सबको, गद्य के जो पाठ पढ़ाए जाते हैं उसी का ही होता है। और मौन पठन, यहाँ पर लैंग्वेज होगी आपकी कि छात्र अध्यापिका छात्रों को संपूर्ण ढंग से मौन पठन करने का आदेश देगी। और छात्र क्रिया में आपका आएगा कि छात्र मौन पठन करेंगे। छात्र जो है वो मौन पठन तदचित होकर या फिर कहे कि ध्यानपूर्वक मौन पठन करेंगे। छात्र अध्यापिका कहेगी कि आप अपने पाठ को मन ही मन में दोहराइए। तो वहाँ पर सभी छात्र अपनी लिखने का कार्य, अपना पढ़ने का कार्य बंद करके मौन पठन
करेंगे, यानी कि उस विषय वस्तु को, उस पाठ की विषय वस्तु को मन ही मन में स्मरण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके मौन पठन हो गया। ठीक है, लैंग्वेज बन गई आपकी। ये छात्र अध्यापिका छात्रों को मौन पठन का आदेश देगी। इसके बाद आता है आपका विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, मेन पॉइंट जो है वो आपका विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। आपकी पाठ योजना में 1 से 4 तक या 5 तक जो है आपके विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न बनेंगे। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न यानी कि जिनको बच्चा सोच सोच कर जवाब दे सके, क्योंकि उसने विषय वस्तु का पठन भी कर लिया है, पढ़ भी लिया है, सुन भी लिया है, और मौन पठन करने के बाद ये जो कार्य है ये अध्यापक छात्रों को करने के लिए कहेगा। और बच्चे यहाँ पर 1 से 2 या 3 4 क्वेश्चन या 5 जो पाठ से संबंधित प्रश्न है वो पूछेंगे और उनके आंसर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपके विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर बाद आता है आपका विचार विश्लेषण के बाद आपका आता है बेटा यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न कौन से होते हैं? ये आपको आपके श्यामपट्ट पर करने होते हैं। मूल्यांकन प्रश्न जो होते हैं 7 तक, मूल्यांकन प्रश्न जो होते हैं वो आपके होते हैं 7 प्रश्न होते हैं वैसे, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ होगा। पहला प्रश्न लगा लो, 2 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ हो गए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 होते हैं बेटा, 2। उसके बाद आपके आते हैं रिक्त स्थान वाले, फिलअप्स जिसको बोलते हैं रिक्त स्थान वाले। उसके बाद आपका आएगा सही और गलत, रॉन्ग राइट वाला। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका अति लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक के बाद लघु उत्तरात्मक, और एक आपका बड़ा प्रश्न बनता है निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, इसमें ये आपके ऑप्शन वाला होगा, ये रिक्त स्थान वाला होगा, वो ये सही गलत वाला, और इसके बाद अति लघु और लघु उत्तरात्मक जिसमें 1-2 वर्ड होंगे, और लास्ट होगा आपका निबंधात्मक। इस तरह आपके पूरे 7 प्रश्न आपके मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न जो है वैसे तो आपके लपेट फलक पर बनते हैं। जब आप पाठ योजना को प्रेजेंट करें, जब पाठ पढ़ा रहे तो लपेट फलक को इस पॉइंट पर आकर, इस समय आके आप पूरा पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद आप लपेट फलक को खोलोगे और बच्चों से संकेतक के माध्यम से प्रश्न पूछोगे और बच्चे आंसर देंगे। और आपकी पाठ योजना के अंतर्गत ये इसी तरह से लिखे जाएंगे। उस पाठ से संबंधित छात्र क्रिया जो होगी उसमें आपके सही आंसर आ जाएंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न के उत्तर होंगे वो आपकी छात्र क्रिया के अंतर्गत। बाकी बनाने में प्रेजेंट करने के लिए आपको लपेट फलक पर बनाना है। और इसके बाद लास्ट जो पॉइंट आता है वो आपका आता है गृह कार्य का। इसमें आप कोई भी एक बड़ा प्रश्न दे सकते हो बच्चों के लिए घर पर करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप पाठ योजना के अंदर एक छोटे श्यामपट्ट के पीस पर लिख सकते हो, और लपेट फलक पर आप प्रेजेंट करते समय नीचे आपका गृह कार्य का एक प्रश्न लिखा होगा कि छात्रों ये प्रश्न आपको कल घर से करके लाना होता है। ये था आज की हिंदी पाठ योजना का प्रारूप।